यूपीएससी सबने करे लास्ट सेमेस्टर. Explain what is judgment. Final decision. Yes. Hello. हाँ जी सुन रही हैं बोलो. हाँ बहुत साफ आ रही है. फाइनल डिसीजन होता ही डिग्री पास ऑन तो वेल जजमेंट फाइनल जजमेंट क्या है? कोई भी डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट जिससे क्या कर रही है कोर्ट राइट डिटरमाइन करती है पर्टिकुलर पार्टी की. राइट क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगे, लायबिलिटीज क्या होंगे. दैट डिसीजन इज कॉल्ड एज अ जजमेंट. ठीक है. कितने टाइप की जजमेंट होती है? जजमेंट कितने टाइप की होती है? पहले प्री पास होती है उसके बाद फाइनल वो डिग्री होती है. ये जजमेंट भी होता है नहीं. और फोर के टाइप होती है जजमेंट की. मिलता ही बस. Basically, there are two types of judgment, that is judgment in rem and judgment in personam. Judgment in rem and judgment in personam. सोना सुना है पहले करी थी. Judgment in rem, 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 and judgment in personam. सुने सबने होएगा डॉट से अंदर इक्विटी लॉ के अंदर और बहुत लॉ के अंदर यूरिस्प्रूडेंस के अंदर अरसे हो गए पढ़े पढ़ी हुई है नहीं इतना पता. अगर किसी नु थोड़ा बहुत अपनी तो पर्सनल है शायद पर्सन की कैसी जजमेंट इज रैम क्या होती है? रैम फॉर ऑल है शायद और पर्सनल पर्सनल. जजमेंट इज रैम होती है जो अगेंस्ट होल वर्ल्ड आपकी एक्टिविटी होती है. आप एक पर्टिकुलर हो, आप सारी दुनिया के लिए आप क्या हो डिक्लेयर्ड है कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनर हो. जजमेंट इन पर्सनम क्या? यहाँ पे सिर्फ पार्टीज के बीच में जजमेंट रह जाती है. ठीक है कि भाई एक इंजंक्शन का सूट लगा मेरे ऊपर कि भाई मैं किसी और के साथ डीलिंग नहीं करूंगी. तो ये क्या है, हमारा आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट का केस हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जजमेंट आ गई. क्या है वो, हम पार्टी भाई हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबने पढ़ा होगा. तो हम दोनों के बीच में वो जजमेंट पास हुई है, वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई थर्ड पार्टी बाउंड नहीं है. क्लियर है? तो दो तरह की जजमेंट होती है जजमेंट इन रैम एंड जजमेंट इन पर्सनम. Now come to relevancy of judgment. It means every judgment is based upon facts of each particular case. If we understand in a simple way, each and every case has its own importance. हर एक केस का अपना एक इम्पोर्टेंस होती है, अपने फैक्ट इशू होते हैं, अपने उसमें मटेरियल इश्यूज डिस्प्यूट होते हैं, अपने एविडेंसेस होते हैं. ठीक है. So the judgment of each case is based upon the subject matter, and it is not necessary the judgment of one case is interrelated with the another case. तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि एक जजमेंट एक केस की जजमेंट दूसरे केस की जजमेंट के साथ इंटररिलेट करेगी. A civil judgment is not relevant to a criminal trial. अगर कोई सिविल जजमेंट आ रखी है आप उसको क्रिमिनल ट्रायल में नहीं लेके जा सकते. ठीक है, that is not considered as a relevant in criminal trial. Though arising out of the same fact, a judgment in a civil case for defamation is not relevant to criminal prosecution. The previous judgment is not relevant to the subsequent case. More importance is given to the fact of the case and on the basis of which judgment is given. क्या है? ऐसा नहीं है सिर्फ उठा के डायरेक्ट जजमेंट थोप दी गई कि भाई ये जजमेंट था. किस फैक्ट को लेके उसको किस एविडेंसेस के बेसिस पे कोर्ट ने वो जजमेंट दी, वो देखते हुए क्या है आप अगले किसी केस में भी उस पर्टिकुलर जजमेंट को यूज करोगे. ठीक है. ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर से दिख रहा है कि हाँ जी वो उधर भी मर्डर हुआ था, यहाँ पर भी मर्डर हो रखा है, तो उसमें जो केस में जजमेंट दी थी वो हम यहाँ पे रेलिवेंट बता देंगे. नहीं, उस पर्टिकुलर केस में क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या फैक्ट्स थे, क्यों कोर्ट ने उस पर्टिकुलर मर्डर के केस में वो जजमेंट दी, और आप यहाँ पे उसको कैसे रेलिवेंट बनाना चाहते हो, आपको वो देखना पड़ेगा. तब भी आप सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में क्या करोगे, उसके जजमेंट को रेलिवेंटली दे सकते हो. उस चीज को देखते हुए ही कोर्ट उसको कंसीडर करेगी कि भाई इसको रेलिवेंट करना है या नहीं करना. क्लियर है इतना? यस मैम.
already said जो आपका relevance या judgment है that is dealing under section 40 to 44. Section 40 क्या कहता है आपका? Existing judgment will be relevant even in a civil suit or trial. Section 40 क्या कह रहा है? जो आपकी previous judgment relevant होगी to bar a second suit or trial. ये हमने सिमिलर चीज कहाँ पे पढ़ी? अगर किसी को याद हो, प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार सेकंड सूट और ट्रायल कहाँ पढ़ी है हमने? ये सिमिलर चीज यस कहाँ पे? लिटिगेटर मैम। नेक्स्ट लिटिगेटर क्या कहता है? अगर कोई केस सिमिलर फैक्ट सिमिलर सेम पार्टी ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया है तो आप उसके लिए सब्सिक्वेंट सूट नहीं फाइल करें। सिमिलर सेक्शन 40 बात कर रहा है कि भाई अगर एक जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है उसी केस के अंदर, मतलब सिमिलर फैक्ट सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन, और आप दोबारा से सेम केस फाइल कर रहे हो तो क्या होगी? वो प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट हो जाएगी सब्सिक्वेंट केस के अंदर कि भाई ये केस तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका उस पर्टिकुलर केस में और ट्रायल में, और ये जजमेंट कोर्ट की आ चुकी है, तो अब आप उस पर्टिकुलर केस को दोबारा से ट्रायल कर सकते हैं। ये रूल ऑफ डबल जो पार्टी के हो जाएगा कि भाई एक बार जो डिसीजन आ गया आप उसको दोबारा एक ही केस को आगे ट्रायल करने जा सकते बार-बार। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो यू कैन मूव फॉर अपील रिव्यू रेफरेंस डिवीजन, बट यू कैन नॉट फाइल सिमिलर केस इन एनी अदर लोअर कोर्ट। ठीक है, under the Indian Evidence Act, section 40 defines existence of any judgment will be relevant even in a second trial. Here the rule of res judicata applies. It simply means if any judgment which prevents the court from giving attention to such a suit or petition, that it will be a relevant act. The Criminal Procedure Code bar a second trial of a person once tried or convicted, thus the judgment by which he was convicted will be relevant to every case in proceeding in which he is charged with the same offense. जब हम सिविल की बात करते हैं, सेक्शन 11 क्या बोलता है? रेस जुडिकेटा, ठीक है, कि आप अगर ऑलरेडी सिमिलर केस सिमिलर सूट आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, आप दोबारा से वो चीज फाइल नहीं कर सकते। सिमिलर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी क्या बोलता है कि भाई सेक्शन 300 रूल ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट एंड ऑल्टरनेटिव कन्विक्ट, कि जो एक बार कन्विक्ट हो गया या एक बार एक्विट हो गया एक पर्टिकुलर क्रिमिनल क्राइम के रिगार्डिंग, आप उसको बार-बार एक क्राइम के लिए नहीं वहां पे आप वो कर सकते, प्रोसिक्यूट कर सकते। ठीक है, सपोज अगर एक पर्सन के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है, पूरा ट्रायल चला, ठीक है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल चला, जजमेंट आई, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया। अब आप दोबारा से कहो कि नहीं भी कन्विक्शन हुई है, उसमें जो पनिशमेंट दी गई है कोर्ट ने लोअर दी है, इसको और हायर ग्रेव करके दो, तो आप दोबारा से मर्डर का चार्ज लगा के आइए, वो चीज नहीं हो सकती। एक बार तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, वही फुल एंड फाइनल रहेगा। आपको दिक्कत है तो यू कैन मूव फॉर अपील की प्रोविजन दे रखी है, बट आप सिमिलर केस फिर आप सिमिलर कोर्ट में या सेम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट में नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, Yes, ma'am. Next is section 41. It says relevancy of certain judgment in probate etc. jurisdiction. Evidence Act 1872 says that a final judgment, order, decree or ruling of a court exercising probate relating to will, probate आपका क्या होता है? जो will के साथ आस्ती और privilege अटैच होते हैं, सबको क्या probate बोलते हैं? Relating to probate, will, मैट्रिमोनियल, ठीक है, मैरिज डाइवोर्स के केसेस हो गए, एडमायरटी में क्या जो वॉर क्लेम होते हैं वो, और इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन इज रेलेवेंट। ठीक है, क्या कहता है? अगर कोई भी ऐसा जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री रूलिंग कोर्ट ने पास करी है जो क्या है रिगार्डिंग विल है, मैट्रिमोनियल के रिगार्डिंग है, या किसी बात की इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी डन करना है, वो क्या हो जाएगी? रेलेवेंट हो जाएगी इन सब्सिक्वेंट केस ऑल्सो। This section consists of two parts. It deals with judgment in them and judgment in personam both. Judgment in them, that is a kind of declaration about the status of a person and is effective to the entire world whether he was a party or not. अगर एक बार कोर्ट ने कह दिया this particular person is insolvent, तो वो क्या है? insolvent सिर्फ A और B पार्टी के लिए नहीं होगा, तो वो सारी की सारी दुनिया के लिए क्या है? कोर्ट ने डिक्लेयर करता है he is a insolvent person. ठीक है,
नेक्स्ट कहता है जजमेंट पर्सोनम इज व्हेन अ जजमेंट इज गिवन टू द पार्टी, ठीक है, which bind only the party and is not relevant in any subsequent case. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में होता है या टॉर्ट के केसेस में, वहाँ क्या होता है इंडिविजुअल पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या होता है केस होता है, वो कोई क्या पब्लिक एट लार्ज उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ जो पार्टीज होती है वहीं तक वो केस इन्वॉल्व होता है, एक दूसरे के अगेंस्ट उनका जो है रेपुटेशन वो क्लेम करते हैं, और जो जजमेंट भी आती है वो भी क्या होती है एक ही फेवर में होती है, ठीक है, और वो कहानी पता लग एप्लीकेबल गया है। उन्हीं पार्टी के लिए। Such judgment is conclusive proof. It refers to a presumption of a particular set of a facts which cannot be overruled or changed by additional evidence or argument. तो क्या कहता है, ऐसी अगर कोई जजमेंट आ चुकी है ऑलरेडी, या कोई भी जजमेंट डिक्री ऑर्डर आ गया है जहाँ पे क्या है मैरिज के बारे में डिसाइड कर दिया जाए, वो डिक्लेयर कर दिया या कोई वॉर क्लेम के लिए आ गए, कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, वो क्या होगा, एक बार जजमेंट आ गई भाई बंद कर दो प्रॉपर मैरिट बेसिस पे डिसाइड करेगी कि वो जजमेंट रिकॉर्डिंग। है, आप सीधा जाके नहीं बोल सकते कि भाई वो कोर्ट ने सही डिसाइड किया था तो अभी मैं दोबारा फ्रेश सूट फाइल करूंगा, ठीक है, तो आपका फ्रेश सूट बार हो जाता है, यू कैन मूव टू अपील, अपील के लिए जा सकते बट फ्रेश सूट आप कभी फाइल, क्लियर है इतना? हाँ जी हाँ। इसके नेक्स्ट जो है आगे कुछ केसेस है कि हम कल कंटिन्यू करेंगे, प्लीज तब तक जो हमने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं वो सारा, और ये आपका सेक्शन 40 एंड 41 अभी आप आगे पढ़ रहे हैं जो हम करेंगे कल, इसको प्लीज गो नो थ्रू कल मार दिया रिवाइज करके आना, पहले हम इसको रिवाइज करेंगे उसके बाद हम आगे का सेक्शन ठीक बात करेंगे, ओके? बस ही खत्म लेक्चर है। ओके हाँ ऐसा है लेकिन जो बस 5 मिनट ही होगी। ਤੁਸੀਂ आए लेट ना इसलिए सेक्शन 33 पहले करे ना, केड़ा कराया वो दस्यो मैंने पहले 33 केड़ा कराना मेरे को ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ सेक्शन 33 हो चुका ਸੀ, हो अपॉलजी ले आया, अपॉलजी दे आया ना ही स्टार्ट कराया थी उसकी क्या स्टार्ट कराया थे, रेल मैं स्टार्ट ही सेक्शन 33 कराया, 9:30 बजे तो आया देखो तुम मेरे को पहले की करा था सेक्शन 33 कराया मैं, हाँ जी बाकी स्टूडेंट जिन्होंने क्लास लगाई है व्हाट इज सेक्शन 33? लेकिन 30 नहीं पता डाइंग यस एनीबॉडी सेक्शन 33 सिलेबस कितने हैं? यस तो प्लीज, हुआ सबसे यस मैम आपने सेक्शन 33 करवाया था, क्या करवाया था उसमें? वो तो इसमें मुझे पता आपने नहीं करवाया, हाँ जी रिलीवेंस एविडेंस एक्ट के बारे में, मतलब इसमें जो भी स्टेटमेंट होती है, जो भी प्रोसीडिंग है विटनेस की, अगर वो मतलब पर्टिकुलर एविडेंस प्रूव करवाना है उसको, तो दोनों में से कोई भी मतलब प्रूफ करवा सकता है मैम। कहाँ पे प्रूफ करवाना है? कोर्ट में। हाँ कौन सी प्रोसीडिंग में? रिलीवेंस। कौन सी प्रोसीडिंग? टाइम डिक्लेरेशन लेकिन आपने मैम 4 वो बताए थे, अगर पार्टी सेम हो, एक तो मैम पार्टी सेम होनी चाहिए। वन बाय वन प्लीज। सेक्शन 33 एक्चुअल में किस रिगार्डिंग बात करता है, मुझे पहले सिंपली ये बताओ। यस एनीबॉडी एल्स? मैम डाइंग डिक्लेरेशन के लिए रिगार्डिंग करता टाइम डिक्लेरेशन? हाँ जी मैडम विटनेस के रिगार्डिंग बात कर रहा है, उसमें बोला है कि अगर विटनेस इनकैपेबल हो जाए, कोर्ट ना आ सके, मतलब क्रॉस एग्जामिन का अधिकार है ना दूसरी पार्टी के पास, वो आ नहीं सकता कोर्ट में, उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। जैसे वो मतलब ना मिले विटनेस, जहाँ पे दो उसकी डेथ हो जाए, जब वो स्टेटमेंट देने के काबिल ना रहे, उसके बारे में बात कर रहा है। एग्जैक्टली
क्या कहता है सेक्शन 33 प्लीज ऐसे गरजीत डब्बों पढ़ बन रहा। के मत बैठे रहा करो, अगर नहीं समझ में आता तो पूछ लो दोबारा। मैं क्लास 10 मिनट पहले छोड़ती हूँ, आप लोग साथ के साथ लेफ्ट करने पे होते हो कि भाई मैम जल्दी छोड़े और हम जाए। नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ तो सकते हो मेरे को। मैं आप लोग को बार बार यही बोलती हूँ कि भाई कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लास स्टार्ट होने से पहले भी यही बोलती हूँ, क्लास एंड होने के बाद भी यही बोलती हूँ, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। बट आप में से कोई नहीं पूछता, और जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ फिर आंसर बहुत कम आते हैं, या आते ही नहीं है, आते हैं तो वो गलत आते हैं। सेक्शन 33 आपका क्या बात करता है? ये विटनेस के स्टेटमेंट की रिगार्डिंग बात कर रहा है कि अगर कोई विटनेस है जिसने एविडेंस दिया है इन सेम प्रोसीडिंग या फिर इन प्रीवियस प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग, और क्या है वहां पे उसने एक बार एविडेंस दे दिया, ऐसा तो नहीं होता जिस दिन वो एविडेंस देने आया विटनेस अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने आया उस दिन उसका क्रॉस हो जाता है। पहले एक दिन क्या कोर्ट हियरिंग में टाइम रखती है, फिर ठीक है इसका एविडेंस रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद में टाइम दिया जाता है कि आपको कब इसको क्रॉस करना है। क्या कहता है सेकंड पार्टी के पास क्रॉस करने का राइट था, बट क्या हुआ, वो विटनेस अपना एविडेंस देने के बाद किसी भी रीजन के कारण उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में अब नहीं आ सकता। ठीक है, या तो उसकी डेथ हो चुकी है या एडवर्स पार्टी ने उसको इस वे में किडनैप अबडक्ट करके रखी है कि वो अब नहीं मिल पा रहा, या फिर रीजनेबल टाइम में कोर्ट में नहीं आ सकता, तो वहां पे क्या होती, उसने जो उस पर्टिकुलर केस में उस जुडिशियल प्रोसीडिंग में जब भी अपना विटनेस अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवाया होगा उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या करवा सकते हो, प्रूव करवा सकते हो। ठीक है, वो नहीं है उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, बट ट्रूथफुलनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस कैन बी प्रूव बाय अदर एविडेंसेस, ये कहता है आपका सेक्शन, अगर वो रेलेवेंट फैक्ट के साथ रिलेट करती है तो। क्लियर है अभी? यस मैम। बाकी प्लीज। यस मैम। Yes, ma'am. और बाकी बहुत जन बैठे हैं यहाँ पे, मैं वन बाय वन नाम लूं सबका। यस मैम। यस मधु। यस मैम। किन्ने के जाने ने? मधु। मी जाने च बहुत जाने आए ने, 12-13 जाने बैठे। यस मधुबाला। यस मैम। क्या करवाया हमने अभी? मैम सेक्शन 33। क्या कहता सेक्शन 33? मेरे को ट्राई करने वाला से ज्यादा ही। यस प्लीज, क्या कहता सेक्शन? मैम अच्छी तरह रिवाइज करके कल बताऊंगी आपको। अभी क्या हो गया, अभी तो हमने 2 बार क्लास में रिवाइज कर लिया। समझ नहीं आया। 2 बार तो हम अभी कर चुके रिवाइज। लिखना चाहिए, लिख देता है। या फिर ये है कि सिर्फ क्लास ज्वाइन करके छोड़ रखी थी और फिर सुना ही नहीं कि क्या सुन गया। वेरी गुड, ये रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था। समझ लग गया ये। दोनों समझ लग गया, मैंने पता है ऐसे किसी को समझ लग गया है, मुझे चंगी तरह पता है।
इस तरह का रिस्पॉन्स एक टॉपिक बहुत छोटा ਜਿਹਾ टॉपिक उसको 2 बार रिवाइज ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜਾਇਆ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜਾਤਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂ ਫॉल्ट है कि मैं इतना ज्यादा करवा देनी है या फिर मेरी इंग्लिश स्पीड है या फिर ये पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा सब बस सब चीज़ बैठ के सुनते रहते ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ थोड़ा ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਈ ਕੁਐਸਚਨ बताया ਤਿਆਰ ਹੀ ये तो बाकी भी तो देख के गया ना बाकी के अंदर भी बैठी है ऐसे देखो थोड़ा फाइनल सेमेस्टर है बी सीरियस सिर्फ पास होने के लिए ना करो बिकॉज मैंने पता है मैक्सिमम स्टूडेंट जो ऐसे बैठे हैं सबने प्रैक्टिस में जाना है प्रोसीजरल लॉ है नो डाउट कुछ ना कुछ डिफरेंस होएगा बट किसी ਨੂੰ जनरल ओपिनियन ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ तो होनी चाहिए पास ਤੁਸੀਂ ऐसे भी हो जाओगे वैसे भी हो जाओगे ठीक है तो अगर जेन्युइनली कुछ चाहते हो कि हाँ कुछ गेन होके जाए तो आपने बहुत अच्छी बात की मैम अभी कंसंट्रेट किया करो और उस चीज को रिटेन करने सर जी भी करता है शर्त को भी दे दी नो डाउट जितना मैंने करवाया आपको टेक्स्ट बुक पे सब कुछ मिल जाएगा वर्ड टू वर्ड मिल जाएगा बट कई बार होता है कि भाई सुनी हुई चीजें बहुत ज्यादा याद रह जाती हैं जब तक आप पढ़ोगे तब तक आप पढ़ ही लोगे वो तो आपने वैसे भी पेपरों के लिए पढ़ना ही है मेरा कुछ लॉस नहीं है ठीक है आप चाहो तो ऑनलाइन क्लास में ऐसे फायदा उठा सकते हो कि भाई हम अटेंडेंस मार्क हो जाएगी हमारी हम ज्वाइन करके क्लास की इधर चले जाते हैं तो उसमें मेरा कोई लॉस नहीं है लॉस सिर्फ आप लोगों का है ओके तो बी अटेंटिव होप सो आगे क्लासेस में ऐसा रिस्पॉन्स तो मुझे एटलीस्ट ना मिले अगर ऐसा मिलना है तो फिर वेल एंड गुड मैं 15 दिन में सारा सिलेबस खत्म करवा देती हूँ आप लोग भी फ्री मैं भी फ्री थैंक यू सो मच हाँ जी अगर किसी ने पढ़ना ही नहीं है रिस्पॉन्स ही नहीं देना है तो फिर मेरा क्या है मैं एग्जैक्ट 9:15 आऊंगी 10 कितना होएगा मैं करवा दूंगी फिर तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ तो ऑब्वियस है ना वो चीज मांगो ही रहे हो तो फिर वही करके जाऊंगी हाँ ये ना टाइम पढ़ाऊंगी आराम से चलदा ओके देन गुड लक